नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। यानी प्रकाश से आने वाली आपतित किरण जब किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल बिंदु बी पर स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। चित्रानुसार किसी समतल पृष्ठ M1 और M2 पर AB आपतित किरण और अभिलंब दोनों के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है और अभिलंब N और परावर्तित किरण BC इनके बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अर्थात कोण ABN बराबर कोण NBC, कोण I बराबर होता है कोण R। चलिए प्रतिबिंब की परिभाषा बता देते हैं। दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है और जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो इस परिभाषा का अर्थ ये हुआ कि प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर दर्पण पर आपतित होती है, तत्पश्चात किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं प्रतिबिंबों से मिलकर बनता है। अब आपको प्रतिबिंब की परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम प्रतिबिंब के प्रकार को समझते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के एक दूसरे को काटने के स्थान पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। सिनेमा में पर्दे पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस प्राय वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टे होते हैं। अब हम आभासी प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तथा अपसारी हो जाती है तो उसे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन या दर्पण में परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आपस में काटती हुई प्रतीत होती है तथा अपसारित हो जाती है उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, अर्थात पर्दे पर इस प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। यानी आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, जबकि वास्तविक जो प्रतिबिंब है
वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस व उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना ही होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। दूसरा तल परावर्तक होता है जो चमकदार होता है। अर्थात गोलीय दर्पण जो है वो एक तरह का खोखला जो गोला है उसके काटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर कलई यानी पॉलिश होती है। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि गोलीय दर्पण जो है वो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, तो अवतल दर्पण भी एक तरह का खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। उसके उभरे हुए भाग पर चमकीली पॉलिश की जाती है। इसी चमकीली और परावर्तक पॉलिश के कारण ही अवतल दर्पण का भीतरी भाग यानी धंसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है। दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अब समझेंगे। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में दबे हुए पृष्ठ यानी अवतल पृष्ठ पर कलाई होती है। अर्थात इस गोलीय दर्पण के भीतरी यानी धंसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश की जाती है जिसके कारण उभरा हुआ भाग जो है वो परावर्तन का कार्य करता है। अर्थात उत्तल दर्पण में उभरा हुआ जो भाग है वो परावर्तन का कार्य करता है। गोलीय दर्पण के प्रकारों को समझने के पश्चात गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जानना अति आवश्यक है, जिसको हम क्रमानुसार समझने का प्रयास करते हैं। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे शीर्ष से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस खोखले गोले का केंद्र बिंदु ही उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का भाग माना जाता है उस गोले की जो वास्तविक त्रिज्या होती है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण का ध्रुव या पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव या पोल कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। रेखा P ही मुख्य अक्ष है। मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। दोनों ही चित्रों में बिंदु F दर्पण का मुख्य फोकस है। चित्रानुसार अवतल दर्पण आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर वास्तव में मिलाती है तथा उत्तल दर्पण में आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है जिसके कारण आभासी प्रतिबिंब बनता है। अर्थात अवतल दर्पण में वास्तव में किरणें मिलती है जिसके कारण वो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है तथा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। PF फोकस दूरी है। फोकस तल। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। गोलीय दर्पण का द्वारक।
गोलीय दर्पण के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, अर्थात खोखले जो गोला है उसके व्यास को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है, यानी शेविंग करने के काम आता है। डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि की जांच में करते हैं। इससे ये अंग भली भांति दिखते हैं, यानी आसानी से दिखाई देते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, मोटर कारों तथा रेलवे इंजन में प्रकाश की शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंचता है। अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अब हम उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण मोटर कारों और ट्रकों आदि में चालक की सीट के पीछे आने वाले वाहनों को देख सके तथा अपना वाहन सुरक्षित रूप से चला सके। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों तथा बाजारों पर लगे प्रकाश लैंप में परावर्तक तलों के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैल सके और सड़क आसानी से दिखाई दे सके।